कप फोड़ने से कोई ज्योतिष नहीं बन जाता। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी एक भविष्यवाणी आपकी गलत हुई है। ज्योतिषाचार्य गलत हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र सही है। 22 जून को देखा, मैंने कहा था कि आसमान से लाशें टपकेंगी। मोदी जी और अमित शाह जी, योगी जी, सब जाइए पाकिस्तान, जाइए खीर खा के आइए। ममता बनर्जी की भविष्यवाणी आपकी गलत हुई। इंडिया वर्ल्ड कप, उस पर भी आपकी बहुत ट्रोलिंग हुई। ये बताया जा रहा है कि भाई जो सुमित आचार्य जी ने कहा वो गलत हो गया, ये तो तुक्का लगा रहे हैं। 22 भविष्यवाणियों का तुक्का कौन लगाता है? अगर ग्रह चाल बदल जाए और वहां आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो परिस्थितियों को दोष देंगे, ग्रह को दोष देंगे? ग्रह जैसे ही अपनी चाल बदलते हैं, राशि बदलते हैं, तुरंत कुछ ना कुछ घटना उससे संबंधित होने लग जाती है। सफेद टाइप का टैंकर, आसपास व्हाइट कलर की इमारतें हैं, रोड पर जाम में टैंकर फटने का योग दिखाई देता है। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से आतंकवादी पकड़े जाएंगे। ऐसी रेमेडी भी जानना चाहता हूँ जो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो। बहुत जरूरी है रात को सोने से पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका द पॉडकास्ट रूम के इस एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि प्रेडिक्शन बहुत करते हैं हम अपने पॉडकास्ट के अंदर। जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनसे नई नई तरह की प्रेडिक्शन कराते हैं, कुछ रेमेडीज भी देते हैं। लेकिन आज जो ये पॉडकास्ट आप सब हमारा देख रहे हैं, आपको शुरुआत में बता देते हैं कि प्रेडिक्शन तो आज भी होने वाली है, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आप सब रूबरू हैं। डंके की चोट पर लगातार ये भविष्यवाणी करते हैं और ऐसी भविष्यवाणियां इनकी होती हैं जो 100% सटीक होती हैं। लेकिन कभी सोचा आप लोगों ने कि जो भविष्यवाणियां हो रही हैं सटीक क्यों हो जाती हैं? सच्चाई क्या है आखिर इनके पीछे कि भविष्यवाणियां गलत नहीं होती? और अगर भविष्यवाणियां गलत हो सकती हैं तो क्यों होती हैं? कैसे ये इतनी सटीक बातें कर लेते हैं? जहां भी देखते हैं डिबेट में बैठे तो वहां पे एकदम बोल देते हैं 100% कि जो हम कह रहे हैं वही होगा, हादसा होगा, आगजनी होगी, जो कहा जाता है वही होता है। लेकिन सच्चाई आज मैं आपको बताऊंगा। इस पॉडकास्ट में एक्सपोज्ड होने वाले हैं द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर श्री सुमित आचार्य जी महाराज। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने पटल पर आमंत्रित करने के लिए आमिर जी। और बड़ा जबरदस्त आपने एक इंट्रो दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन लास्ट में आपने कहा है रोस्ट होने वाले हैं सुमित आचार्य। बहुत कुछ होने वाला है। अनफिल्टर्ड रखिएगा, बिल्कुल। कोई क्वेश्चन मैं दर्शकों को बता दूं, अभी तक कोई क्वेश्चन मुझसे शेयर नहीं किया गया है। ये कह रहे धोने जैसा पॉडकास्ट बनाना है। ये कह रहे हैं जनता के सवालों को इन्होंने उठाया है। बाउंसर होने जनता के सवाल ऐसे हैं, क्योंकि ना मैं भी थक चुका था। मैंने भाई इतने कमेंट, इतने सवाल मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं कि सुमित आचार्य जी ये भविष्यवाणी कर देते हैं, कैसे पता चले सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजर सवाल खड़े कर देते हैं। तो मैंने कहा सवाल अब हम यही लेके बैठेंगे आज, इसलिए आपका इतना लंबा इंतजार भी करा आज हमने आपका। एस्ट्रोलॉजर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एस्ट्रोलॉजरों से आपने सवाल लिए ना, बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं चाहूंगा कि एकदम गुड़ ज्योतिष वाले सवाल भी मुझसे पूछिए आप। मेरी कोशिश है कि आज होगा कि आज लोगों को भी समझ आएगा कि ऐसे ही नहीं डंके की चोट पे भविष्यवाणी हो रही है। अगर होती हैं तो झूठ भी तो हो सकती हैं, लेकिन सिखा सकते हैं कि कैसे होती हैं भविष्यवाणियां, क्या होता है गणना का तरीका, सब सिखाया जा सकता है। तो चलिए धुरंधर की तरह आज का पहला चैप्टर शुरू कर देते हैं अपना। भविष्यवाणी हर साल होती हैं, आप भी लगातार करते हैं। हमने 2025 में आपके देखी, 2024 में भी मैंने आपके जो पॉडकास्ट देखे उसमें भी आपने भविष्यवाणियां करी। लगातार भविष्यवाणियां करना सच भी साबित हो जाती हैं। कैसे होता है कि जो पिछले कुछ सालों से लगातार आप भविष्यवाणी कर रहे हैं और आज तक जो अभी तक भविष्यवाणी आपने करी सटीक साबित हो जाती हैं? देखिए, ईश्वरीय कृपा है, समझिए इस पे। और गणना है तो गणेश हैं जी। कहते हैं कि 2025 की शुरुआत से भविष्यवाणियां करी, 2024 में करी। हर साल की शुरुआत में भविष्यवाणियों का एक लिस्ट निकालता हूँ कि ये घटनाएं इस डेट के बीच में हो सकती हैं। अमूमन देखा जाए तो ग्रहों की चाल है जिसका अध्ययन है, उसके साथ में कुछ इंट्यूशन भी उसमें काम करता है, भगवान की कृपा काम करती है। ग्रहों की चाल आप समझिए, अभी देखिए 8 जून को क्या हुआ, बृहस्पति और शुक्र एक घर में आके बैठ गए जी। कितने सारे सुसाइडल न्यूज आए, कितने सारे मर्डर्स का न्यूज आया। बिल्कुल है। और कितने सारे उटपटांग गतिविधियां हुई, आगजनी जबरदस्त, आग का तांडव हर जगह मचने लगा, शिक्षा संस्थान में आग लग रहा है। तो ये जो सारी चीजें हुई ग्रहों के गोचर से, एक ग्रह अपनी राशि बदलता है, दूसरे ग्रह के संयोजन में आता है और दुनिया में घटनाएं घटती हैं। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की रात को ज्वार भाटा उत्पन्न करवाता है। जब भी चंद्रमा पूर्णिमा धारण करता है,
ज्वार भाटा उठता है, दुनिया भर के समुद्र का जल ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार ग्रह जैसे ही अपनी चाल बदलते हैं, राशि बदलते हैं, तुरंत कुछ ना कुछ घटना उससे संबंधित होने लग जाती है। उन्हीं घटनाओं को, उन ग्रह चालों को अध्ययन करके हम ये देख सकते हैं कि प्रकृति में, विश्व में क्या घटनाएं घट सकती हैं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रयास बिल्कुल करेंगे। तो मैं अगर ये सीधा समझूं कि जो आप भविष्यवाणी प्रेडिक्शन आप करते हैं उनका आधार क्या है? ग्रह चाल दशा, अभी बताया मैंने गोचर। आपको, अभी ग्रह चाल बताया ना। अगर ग्रह चाल बदल जाए और वहां आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो परिस्थितियों को दोष देंगे, ग्रह को दोष देंगे? नहीं नहीं, देखिए, ग्रह चाल बदलना है वो तो तय है, और वो कब बदलेगा वो भी तय है। यहाँ पर दिक्कत ये हो सकता है कि ज्योतिषाचार्य ने ये देखा कि अभी का ग्रह ये है, ग्रह स्थिति ये है, हो सकता है ज्योतिषाचार्य से ये मिस हो जाए कि आने वाले समय में ग्रह इस राशि से गोचर करके यहाँ पहुंचेंगे। इस पर दृष्टि डाल रहे हैं, हर ग्रह की अपनी अपनी दृष्टि होती, किसी की 7वीं, किसी की पहली, किसी की 11वीं, किसी की 5वीं दृष्टि होती है ग्रहों की। तो अपनी अपनी ग्रहों की दृष्टि है। अगर कोई एक दृष्टि मिस हो रही हो सकता है स्थिर स्थान देख लिया, दृष्टि मिस हो गई, तो वहां पे गड़बड़ी हो सकती है। तो ज्योतिषाचार्य गलत हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र सही है। ज्योतिष आचार्य गलत हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र सही है। सही। अब डॉक्टरी लोग इतना पढ़ते हैं, लेकिन उतना पढ़ने के बाद भी लोग मरते क्यों हैं? डॉक्टर के हाथ से सर्जरी क्यों गलत हो जाती है? क्या ऐसा कारण होता है कि जो तथाकथित नॉर्मल अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा होता है और पेशेंट मर जाता है? तो वो निर्भर इस पे करता है कि हो सकता है डॉक्टर से कहीं गलती हो जाए, हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो जो छूट गया हो। हर कोई चाहता है कि जान बचाए, डॉक्टर का काम है जान बचाना। उसी प्रकार ज्योतिषाचार्य का भी काम है कि आगामी घटनाक्रम को बताना। लेकिन हो सकता है कोई पॉइंट अगर मिस हो जाए, क्योंकि कोई यहाँ भगवान नहीं बैठा है, हर कोई यहीं पर आ रहा है, यहीं पर आके ज्ञान ले रहा है, कोई शास्त्र पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, और उसके हिसाब से अपने काम को कर रहा है। नहीं, जब भविष्यवाणियां हो रही हैं, आप कह रहे हैं, तो आपने 2 बातें यहाँ कर दी कि आगाह कर देना, हाँ। ये ज्योतिष का काम है। हाँ। भविष्यवाणी कर देना गलत हो गया तो चलिए गलती हो गई। हाँ। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि गलत हो गया तो गलती ऐसे हो नहीं गई। होता ना गलत। आप देखिए, 48 भविष्यवाणियों का लिस्ट 2025 में निकाला था, कितनी गलत हुई उसमें से? आपके सामने वो रिपोर्ट पड़ी हुई है, 48 में से एक भी गलत नहीं हुई 2025 में। 48 के 48 आपकी 48 सही के हुई। 48 सही हुई। न्यूज़पेपर में प्रिंटेड था सारी भविष्यवाणियों का उसमें लिस्ट। ये भी तो आरोप था, ये बाद में छपवा देते हैं न्यूज़पेपर में। नहीं, वो न्यूज़पेपर पहले से, आप पोस्ट का डेट देखिए, इंस्टाग्राम पे किया हुआ पोस्ट, क्या वो डेट बदल सकते हैं? यूट्यूब पे जो पहले डल गया, क्या वो डेट बदल सकते हैं? या जो न्यूज़पेपर का प्रिंट आउट है उसका डेट बदल सकते हैं? वो तो पहले का पोस्ट है, जाके पढ़ा हुआ है। एस्ट्रोलॉजर का आरोप भी था आपके ऊपर कि एक वेबसाइट है, उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, कि उस वेबसाइट पे सारा डेटा होता है कि कब कहाँ पे क्या हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, वहां से आप डाटा कलेक्ट करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। गजब की बात है ये तो, उटपटांग बात है। मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसी जो अगर प्लेन के लिए बात की जाए, प्लेन का कहाँ पे क्रैश रिपोर्ट होता है। अब देखिए, एक मेरी डेट थी 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में फ्लाइटें नहीं लेनी है। आप कह रहे हैं कि डेटा वहां पे पड़ा हुआ होता है, भविष्य का डेटा कहाँ पड़ा हुआ होता है? तो कोई वेबसाइट दिखाइए जिसपे भविष्य का डेटा, उस पे पास्ट और प्रेजेंट का डेटा मिलेगा। किसी वेबसाइट के ऊपर, कोई आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर पास्ट का डेटा मिलेगा, प्रेजेंट का डेटा मिलेगा। भविष्य का डेटा वेबसाइट पर कहाँ डलेगा? कोई गवर्नमेंट वेबसाइट हो, कोई भी हो, वो भविष्य पर डेटा नहीं निकाल सकता। और मैंने जो भविष्यवाणियां करी ये फ्लाइटों वाली, वो तो मैंने 1 साल पहले करी। अभी एक भविष्यवाणी आपकी गलत हुई है। कौन सी वाली? 16 जून पे आपने एक भविष्यवाणी करी थी, आपको ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। कुछ एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने आपको बहुत टैग किया इस चीज को लेकर कि सुमित आचार्य जी, हम फ्लाइट से सकुशल वापस आ चुके। आपने कहा था 16 जून से फ्लाइट कैंसिल कर दीजिए। पूरी सुनिए ना, मैंने कहा 16 जून से 14 जुलाई के बीच में फ्लाइट की दुर्घटनाओं का स्तर बढ़ जाएगा। आए दिन हम फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखेंगे। अभी सामने मैं आपके सामने अभी बात करते करते रिपोर्ट निकाल देता हूँ। देखिए, आज जो रिकॉर्डिंग डेट है हमारी, यह है 24 जून। मैंने कहा क्या है, 16 जून से लेकर के 14 जुलाई के बीच में मल्टीपल फ्लाइट एक्सीडेंट्स होंगे। बिल्कुल। अभी 16 जून से 14 जुलाई अभी आया नहीं है, 14 जुलाई के आने में समय है। 24 जून को फिर भी हम बात कर रहे हैं कि 16 जून को क्या हुआ। तो 16 जून को क्या होता है कि टेक्सास के हाईवे के ऊपर एक प्लेन क्रैश करता है। अच्छा। जिसमें कि लोग मारे जाते हैं, लगभग 6 से 7 लोग उसमें मारे जाते हैं। लैरिडो टेक्सास हाईवे क्रैश 16 जून 2026, एग्जैक्ट उसी डेट को जो एक पहला संभावित डेट था। हालांकि 8 जून 2026 को गुरु शुक्र की युति बनी थी, जिसको मैं देवासुर संग्राम के जैसा देखता हूँ। गुरु शुक्र की युति होने के बाद से ही ऐसा योग बना है।
जो 16 जुलाई तक रहने वाला है। और इसी युति में आप देखे हैं कि 13 जून को ही एक फ्लाइट हमारे इंडिया में भी क्रैश करी, जो एयरफोर्स की फ्लाइट थी, 13 जून को क्रैश होती है। और उसके बाद में 16 जून को भी आपने टेक्सास वाला क्रैश देखा, और साथ में अभी आपने 22 जून को देखा। मैंने कहा था कि आसमान से लाशें टपकेंगी, ये मैंने शब्द कहा था बकायदा कि एक ऐसा भी योग इसी ड्यूरेशन में बन रहा है 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में कि आसमान से लाशें टपकेंगी। आपने अभी देखा होगा कि कैसे पैरासूट से, एक पैरासूट है, हॉट एयर बलून है, उसमें आग लग गया और आसमान से टपक रही लाशें, जल रहे लोग ऊपर और मर मर के नीचे गिर रहे हैं, कोई पैनिक होके कूद रहे हैं, कोई मर के नीचे गिर रहे हैं। तो आसमान से जो लाशें टपकने की बात मैंने कही वो भी 22 जून को सत्य हुई। तो इंसिडेंट्स मल्टीपल होने का बहुत बड़ा योग है। आसमान तो सुमित आचार्य जी, आप एक चीज समझाइए ना, आप एक विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं, ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर खुद को विद्वान बताते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर को क्यों टारगेट करता है? अगर आप सही हैं, वो भी सही है, तो आपको गलत साबित क्यों किया जाता है? अच्छा, मैं बताता हूँ। मुझे देखिए, टारगेट करने के पीछे का एक कारण होता है। मैंने नाम बनाने के लिए मेहनत किया, हाँ, और कोई मेरे नाम का प्रयोग करके अपने आप को बनाना चाहता है, इतना ही अंतर है। एक मेहनत करके नाम बनाता है और एक दूसरे का नाम प्रयोग करके, जिसने मेहनत किया उसका नाम प्रयोग कर करके अपना नाम बनाना चाहता है। एक आदमी अपने आप को साफ करके चलता है और दूसरा कीचड़ फेंकता है। तो कारण यही है यहाँ पे कि अगला आदमी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है, अगला आदमी कहीं ना कहीं से चाहता है, फेम का भूखा है, चाहता है कि लोग उसके बारे में बात करें, लोग उसका नाम लें, लोग उसको टैग करें ताकि उसके फॉलोअर बढ़ें। अब ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे लोगों का बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे भतेरे चैनल चलते हैं, भतेरे लोग टिप्पणियां करते हैं। ग्रुप में 50-60 लोगों का ग्रुप है बकायदा। आप पैटर्न नोटिस करिएगा, जो नकारात्मक कमेंट्स कर रहे हैं लोग, अभी पैटर्न है उसमें। वो एक खास तबका है जो बकायदा मेरे में आकर के वो नकारात्मक बातें लिखता है। बहुत आए मेरे पॉडकास्ट में, खास मतलब लगभग 50-55 लोग हैं केवल जो बकायदा लिखते हैं और रोज लिखते हैं। समझिए, आप इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी, कोई शख्स अच्छा नहीं लगा, तो आप उसके बारे में नकारात्मक एक बार लिखते हैं, आप 2 बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। अगर 45 दिन 60 दिन से आप प्रतिदिन वही काम करते हैं कि रोज लिखते हैं उसके बारे में, तो इसका क्या तात्पर्य बनता है कि कहीं ना कहीं से आपको या तो फंडिंग हो रहा है या आपको निजी कोई लाभ है। बिना निजी लाभ के कोई मेहनत नहीं करता किसी के विपक्ष में। चुनाव में ऐसा देखा गया, विपक्ष में लोग मेहनत करते हैं तो किसी को निजी लाभ है, चाहे फॉलोअर्स बढ़ जाए उसको लगता है, चाहे लगता है कुछ और बातें हो जाए। अब सोचिए, हमारे पटल पे 100 मिलियन लोग देखने वाले। अब आप कहेंगे कि आप ऐसे लोगों को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं अपने पटल से आकर के, क्यों ख्याति दें, क्यों पॉपुलैरिटी दें? यहाँ भी नाम किसी का कोट ही नहीं कर रहे हम लोग, क्यों ख्याति दें? हम 100 मिलियन लोगों को, जिसको हम चाहते हैं देश दुनिया के लोग हमें देखें और हमारी बातों से ज्ञान लें, इतने बड़े तबके के लोगों को क्यों भेजें हम किसी और चैनल पे कि भाई उतनी ऑडियंस बेस चली जाए वहां पर? दूसरा पॉइंट ये बनता है यहाँ पे कि एक तो लोगों को नहीं भेजना है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने आप को आचार्य बताना चाहते हैं, बता रहे हैं आचार्य हैं, आप ज्योतिष जानते हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं, प्रथम बात, सर्वप्रथम ये आकलन करिए कि क्या आप ब्राह्मण हैं। शास्त्र के हर पुराण में, शिव पुराण भी खोलिए, 7वें अध्याय में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को अधिकार है शास्त्र पठन का और शास्त्र वाचन का। व्यास पीठ पर ब्राह्मण बैठ सकते हैं, तो अमूमन यही बात है कि ज्योतिषाचार्य के रूप में सुशोभित ब्राह्मण होंगे और ब्राह्मण के मुख से ही शंकर भाष्य बातें निकलेंगी, भविष्यवाणियां निकलेंगी। तो फिर जब ऐसा हुआ है कि अनन्य वर्गों ने, क्योंकि शास्त्र प्रमाण, मैं यहाँ पर वो बात नहीं कर रहा, कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन अनन्य वर्गों में जब शास्त्र खुद पढ़ा है तब ढोल गवार शूद्र पशु नारी की बात आई। मतलब अर्थ का अनर्थ निकालते रहे हैं। दूसरा बात ये रहा कि ब्राह्मणों को, आचार्यों को अगर आपस में लड़ते हुए दिखाया जाए तो समाज पर क्या संदेश जाएगा? जिस समाज को हम कहते हैं आप लोग आपस में मत लड़िए, वहीं पर ब्राह्मण और आचार्य आपस में लड़ने लग जाए और पटल पर लड़ के दिखाया जाए बकायदा, तो ब्राह्मणों की और आचार्यों की क्या इज्जत रह जाएगी? अगले तो इज्जत उछालने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई इज्जत बचाया जाए, ब्राह्मणत्व का बचाया जाए, आचार्यत्व का बचाया जाए, ज्योतिष का इज्जत बचाया जाए। तो मैं ये मानता हूं कि आचार्यों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हालांकि एक और इस पर मैं टिप्पणी दूंगा कि लोगों में बड़ा शत्रुता भाव आ रहा है।
अब देखिए, जो शत्रु हैं हमारे, उनको तो मैं नमस्कार करता हूँ। जो मेरे से ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं आप लोगों से उम्र में बहुत छोटा हूँ, अभी नया आया हूँ, और ज्ञान बहुत सीखना बाकी है सच में। आपसे भी सीखूंगा, बाकियों से भी सीखूंगा, और अध्ययन भी करूंगा। लेकिन शत्रुओं को नमस्कार इसलिए करता हूँ क्योंकि आपसे मैं रोज सीखता हूँ। कारण यह है कि शत्रु बड़ा मेहनत करते हैं आपके ऊपर, आपकी छोटी छोटी कमियों को, छोटी छोटी गलतियों को निकाल कर सामने लाते हैं। आने वाले भविष्य में जब आप अपने वक्तव्य दें तो उन गलतियों को दोबारा ना करें, उसके लिए आपको वो तैयार करते हैं। वो काम आपका मित्र कभी नहीं करेगा। आपको छोटी गलतियों से सजग करने का काम आपका शत्रु करता है। ये हम हर आम जनमानुस के लिए बोल रहा हूं कि आपके शत्रु अगर हैं तो शत्रुओं को नमस्कार करके चलिए। शत्रु आपके छोटी छोटी गलतियों को आपको बता करके आपको सचेत करते हैं कि बेटा आगे ये गलती मत करना, और साथ में शत्रु ये भी करते हैं कि आपको असुरक्षा के घेरे से निकाल करके सुरक्षित वातावरण में लाके खड़े कर देते हैं। आप कभी सुरक्षा की चिंता नहीं करते थे, क्या पता कोई अनजान शत्रु आपके ऊपर कब प्रहार कर दे। लेकिन जो शत्रु सामने से आकर के बोल रहा है, वो शत्रु को नमस्कार करिए कि उसने असुरक्षा के घेरे से निकाला और आप सुरक्षित स्थान पर बैठ गए। आप रात को देर नहीं निकलने लग गए, आप अकेले इधर उधर नहीं भटकने लग गए, आप सुरक्षा के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहने लग गए। इसलिए शत्रुओं को नमस्कार है। कहीं ना कहीं भगवान ने आप लोगों को यह ज्ञान दिया कि जाओ सुमिताचार्य के पीछे पड़ो। अब सुमिताचार्य को सुरक्षा की आवश्यकता है। सर मेरे को ना इसमें दो सवाल आपने खड़े करे। पहला सवाल तो मेरा यह है कि ज्योतिष का मूल सिद्धांत, जितना मैंने समझा अभी तक, जितना मैं पढ़ पाया इसको, कि ज्योतिष का मूल सिद्धांत की सेवा भाव, सेवा करना, लोगों की मदद करना, उनको आगाह करना कि उनका भूत भविष्य वर्तमान क्या कह रहा है। ज्योतिष का मूल सिद्धांत इस पर आधारित है। लेकिन एक ज्योतिष दूसरे ही ज्योतिष पर टिप्पणियां करने लग जाता है, उसमें उंगलियां खड़ी करने लग जाता है। तो क्या ये ज्योतिष विद्या का मजाक नहीं है? देखिए, जो शास्त्रोक्त परंपरा कहता है कि शास्त्रार्थ किया जाए, और शास्त्रार्थ दोनों की अनुमति से होता है। आपको हो सकता है कि कोई बात आपके ज्ञान में अलग तरीके से आपने पढ़ी हो जी। आपने कनक का अर्थ पढ़ लिया धतुरा, और मैंने कनक का अर्थ पढ़ लिया सोना। तो हो सकता है मैंने दो अलग अलग पक्ष पढ़े हैं। आपस में चर्चा का विषय जरूर होना चाहिए, चर्चा करनी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कटाक्ष करते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, और अपमानित करने के साथ में इसको ऐसा दिखाते हैं जैसे कि ये लड़ाई चल रही है, बड़ा गलत है। और किसी को अपमानित करना ही गलत है। अपमानित क्यों करना है किसी को? आपको किसी से ज्ञान प्राप्त करना है, आप जाके उनसे पूछिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, हम संतुष्ट नहीं है, तो आप उस हिसाब से टिप्पणी दीजिए। लेकिन लोग यहाँ पर ज्यादा ये करते हैं, अगले को नुकसान कैसे पहुंचाएं, अगले का टांग कैसे खींचें। देखिए लोगों का कैसा है, अभी चैनलों में मुझे आए दिन बुलाते हैं, और कभी भी चैनल ने मेरे से पैसे नहीं लिए, फ्री में बुलाते हैं जी। बहुत सारे लोग हैं जिनको चैनल में पैसे देने पड़ते हैं। अब जिनको पैसे देने पड़ते हैं उनको तो तीखी लगेगी बात, वो तो चाहेंगे किसी तरह इसको पीछे खींचे। और अगर मैं वायरल हो रहा हूँ तो लोग चाहेंगे या तो वायरल होने के पीछे रोटी सेक लो अपनी, खुद भी वायरल हो जाओ नाम का प्रयोग करके, या फिर लोग चाहेंगे किसी तरह पीछे खींचो, सत्ता हिल रही है हमारी। तो ये बड़ा कारण हो जाता है यहाँ पर लोगों का बदमाशी करने का, और नाना प्रकार से बदमाशी बहुत लोग दिमाग लगाते रहते हैं। मैं यही देख रहा हूँ कि एक आरोप ये भी लगता है ना, कप फोड़ने से कोई ज्योतिष नहीं बन जाता। अरे वो लगाने दो आरोप भैया। आरोप लगाने से क्या मतलब, आरोप लगाते रहेगी दुनिया। कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कप तोड़ो तो टिप्पणी करेंगे, आप चुपचाप आके चुपचाप बैठे रहो तो कहेंगे मरियल जैसा पड़ा रहता है। एक्शन करो तो दिक्कत है, नहीं करो तो दिक्कत है। लोग कहेंगे, लोगों के कहने से फर्क नहीं पड़ता है। ना लोगों से मैंने 1 रुपया लिया है, ना मुझे लोगों ने कुछ वैसा दिया है। जो हूं मैं अभी जनता के प्यार से हूं। वो जो कहने वाले लोग हैं वो कहते जाएं, जनता मुझे उठाती है। वो लोग थोड़ी उठा के लाए यहाँ पे, जनता का लाया वो। जनता चाहेगी रखेगी, जनता नहीं चाहेगी तो मैं भगवान के आश्रय पकड़ूंगा। बिल्कुल। लेकिन जब वो भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, बहुत सी भविष्यवाणियां अभी आपकी गलत भी हुई। कौन सी गलत हुई? बहुत सी नहीं हुई है। नहीं, मैं ये मान सकता हूँ कि एक आप कह सकते हैं गलत पटल पे खड़ी हुई हो। ममता बनर्जी की भविष्यवाणी आपकी गलत हुई। वही ना, एक ममता बनर्जी पर की इंडिया वर्ल्ड कप, उस पर भी आपकी बहुत ट्रोलिंग हुई। देखिए मैं बहुत कटाक्ष वाली बात करूंगा, मैं अनफिल्टर्ड जा रहा हूँ बिल्कुल। लोगों को मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे बहुत शुगर कोटिंग वाली चीजें कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे साथ। आपकी ये दोनों भविष्यवाणियां भी गलत हुई।
पिछली बार प्लेन क्रैश को लेकर कुछ डेटों पे आपने भविष्यवाणियां करी थी, वो भी आपकी मैंने देखा, बहुत कौन सी लोगों ने डेट आपको बताइए, थोड़ा वो डेट बताइए। वो मैं डेट 28 जनवरी से मैं बता रहा हूँ, हाँ 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में मैंने कहा था प्लेन क्रैशेस होंगी। पहले 2 पे आते हैं, पहला तो पहले आप पहला 2 पे पहला आइए। मैं पहला इस पे आ रहा हूँ, हाँ। पहले वन बाय वन आते हैं। चलिए 28 जनवरी को पहला प्लेन क्रैश में हमने जी। अजीत पवार जी को खो दिया। हाँ। 29 तारीख को कोलंबिया के अंदर क्रैश हो गया, और 30 तारीख को प्लेन का चक्का निकल गया। 4 तारीख को प्लेन आपस में, इंडिगो और एयर इंडिया आपस में टकराए थे, और लगातार ये इतना ज्यादा ये घटना घटने लगा था प्लेन से रिलेटेड कि एक खास कंपनी को अपने 4,500 विमानों को ग्राउंड करके खकुन करके 27 फरवरी तक रखना पड़ा था। 28 फरवरी से फंक्शनल हुई थी। इंटरनेशनल कंपनी, मतलब इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ज्योतिष का लोहा माना था। ये यही पहले भविष्यवाणी पर मेरा निष्कर्ष। दूसरा, आपने कहा वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी को लेकर के, मैंने क्या बताया कि ज्योतिष गणना का विषय होता है, आप इस पर कैलकुलेशन करते हैं। हो सकता है मैं किसी व्यक्ति का, अभी चलिए वर्ल्ड कप छोड़ करके मैं किसी व्यक्ति की कुंडली देख रहा होता, मैंने देखा यार कि तुम्हारा तो देखो मार्केश बना हुआ है, इतना माला महामृत्युंजय का जप लो, इतने दिन में मृत्यु हो सकती है तुम्हारी। अब उसके ऊपर मैं टेंशन में हूं कि भैया क्या मृत्यु सच में हो जाएगी, मुझे तो टेंशन होगा, नकारात्मक बात है। तो वहां पर मैं फिर गणना करूंगा, गणना करके वहां निकला अगर मेरे से कि नहीं नहीं ये एक शुभ ग्रह है जो केंद्र में दृष्टि डाल रहा है, उसके कारण ये मृत्यु टल जाएगी, तो मैं उसको बताऊंगा। भले मुझे बाद में मृत्यु के पहले पता लगेगा, 2 दिन पहले 3 दिन पहले पता लगेगा, मैं बताऊंगा। बात डॉक्यूमेंटेड है। इंडिया न्यूज चैनल है, आपको पता होगा, न्यूज चैनल है बड़ा फेमस, इंडिया न्यूज। मैं आता हूं इंडिया न्यूज के ऊपर, मैं कहता हूं पीछे की सारी जितनी मैंने 140-42 पॉडकास्टों में ये बात मैंने करी थी कि इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगा। मैंने वहां कहा कि ये भविष्यवाणी मैच से पहले करा था कि ये भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं कि पिछली सारी जो मेरी भविष्यवाणियों पर ये जो रिपोर्ट था मैच को लेकर के, उसको खारिज कर करके मैंने बकायदा बोला कि सब खारिज करके और ये वाली पारित रहेगी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। तो मैंने इस बात को कहा। पुरानी जो मिस्टेक थी उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, कैलकुलेशन में मिस्टेक, क्योंकि 10-10, 15-15 पन्नों का कैलकुलेशन होता है। अभी आईपीएल का मैच हो रहा था, आईपीएल के मैच में मैंने कैलकुलेशन बकायदा ऑन टीवी इस बार कैलकुलेशन किया। इस बार हवा में जो कहते हैं ना कि केवल रिजल्ट लेकर के आ रहा था, वैसे नहीं। इस बार बकायदा मैंने आरसीबी की कुंडली बनाई, मैंने बकायदा गुजरात टाइटंस की कुंडली बनाई, मैंने उनके प्लेयर्स की कुंडली बनाई, ग्राउंड की कुंडली बनाई, ग्राउंड का वास्तु रिपोर्ट बनाया, और 10-12 पेज का रिपोर्ट लेकर के मैं चैनल पर लगभग आधे घंटे का मैंने पूरा एपिसोड करा था। और उसमें वो वाली भविष्यवाणी तो सही गई, उसके बारे में तो बात नहीं करें। जो मैंने कहा था आरसीबी जीतेगी, और जीतने का भी मैंने पॉइंटिंग दिया था कि देखिए 10 पॉइंट का मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें आरसीबी को मिले थे 6 पॉइंट, आरसीबी को मिले थे 8 पॉइंट, गुजरात टाइटंस को मिले थे 2 पॉइंट्स। सारी की सारी कुंडली के आधार पे दी थी मैंने, और वो भी इंडिया न्यूज चैनल पर ये पब्लिश हुआ था। ये लाइव मैंने टीवी पे बोला। इससे पहले वाला भी जो वर्ल्ड कप का था वो मैंने लाइव आकर के टीवी पे बोला था कि पहले वाली बातों को खारिज करके ये वाली बात को पारित रखना है, क्योंकि पहले में कैलकुलेशन मिस्टेक था। वो आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। कोई भी जनता जाकर के एक बार इंडिया न्यूज चैनल में या सुमिताचार्य इंडिया न्यूज लिखेगा, या सुमिताचार्य इंडिया न्यूज वर्ल्ड कप लिखेगा, तो मेरी वो वाली वीडियो आ जाएगी। उसके बाद कोई और वीडियो अगर आपको मिल जाए उस डेट के बाद का किसी भी चैनल में कि भैया मैंने उलट पुलट भविष्यवाणी ऐसे बोली हो मैच को लेकर के, नहीं वो नहीं, मैच को लेकर के अगर बात कर तो मैच को लेकर के आपको नहीं मिलेगी। अंतिम वही वीडियो, उसके बाद मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था वर्ल्ड कप को लेकर, और वो वीडियो में भविष्यवाणी तो सच हुई। अब रही ममता बनर्जी को लेकर के, ममता बनर्जी को लेकर के मैंने ये कहा था कि पूरब के तरफ जनता का समर्थन मुझे ममता बनर्जी के पक्ष में दिख रहा था। अब बंगाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखिए बड़े सीधे तरीके से चुनाव का रिजल्ट नहीं आया है। इतना भी सरल नहीं है कि जैसे बाकी स्टेटों में होता है फलानी पार्टी हार गई तो हार गई, जीत गई तो जीत गई। ममता बनर्जी का केस बड़ा स्पेशल है। ये मामला यूएन तक जा चुका है। आपको पता होगा बैलेट बॉक्स तक जले हैं, पता नहीं क्या क्या घटना घटी है। अब वो घटना बड़ा शोध का विषय है, बहुत जांच का विषय है। वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, सरकार को लेकर के कुछ भी कहा नहीं जा सकता अभी भी, क्योंकि कुछ तो साक्ष्य है, कुछ तो तथ्य है कि अगला व्यक्ति यूएन तक जा रहा है, कहीं तो कुछ तो हुआ है। अब जीत किसकी हार किसकी ये अभी भी शोध का विषय है, इसलिए इस टिप्पणी पर मैं आऊंगा नहीं ममता बनर्जी, और ना अभी आना उचित है जब तक इसके ऊपर प्रॉपर यूएन अपना रिपोर्ट रिलीज नहीं करता। देखिए यूएन की रिपोर्ट आएगी वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो भविष्यवाणी हुई थी, जो करंट सिचुएशन है, सत्ता से तो बाहर है। देखिए करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए, मैंने कैलकुलेटिव मिस्टेक हालांकि करके मैंने बताया, एक मैंने वीडियो इस पे रिलीज किया था कि इस पे कैलकुलेटिव मिस्टेक है, लेकिन करंट जो सिचुएशन है उसको लेकर के आप अगर देखिएगा कि जो चीजें हुई हैं वहां पर, जो भी है, मतलब जो विवाद चल रहा है, जो बवाल अभी चल रहा है इसको लेकर के, सत्ता को लेकर के, अब देखते हैं, वो तो आने का विषय है। लेकिन करेंटली हाँ ये मान सकते हैं कि भविष्यवाणी गलत हुई। तो एक का गलत होना, मैं भगवान तो हूं नहीं कि मैं जो बातें, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूं कि मैं कोई
वो दिव्य वाणी से बात नहीं कर रहा, आकाशवाणी से बात नहीं कर रहा। बाकी ज्योतिषाचार्य भी गणना करके निकालते हैं, मैं भी, मेरा भी एक अपना गणना का पद्धति है और मेरी विधि सबसे अलग है, जिसके कारण मेरी गणनाएं अधिकतम सही। मैं डंके की चोट पे अगर कर रहा हूँ 48 भविष्यवाणी, ऐसे न्यूज़पेपर में कुछ छपवाता है क्या? ऐसे छपवाया किसी ने? आपने देखा कि कोई छपवा के रखा हो पेपर में? ये मैं बकायदा न्यूज़पेपर में दे देता हूँ, देखो जी इतने डेट से इतने डेट के बीच में ये सारी चीजें होंगी। हमने पूरा पॉडकास्ट किया था, पूरा हमने अगर 1.5 घंटे का पॉडकास्ट था हमारा, तो पूरा 1.5 घंटा केवल मैं डेट पे, ये डेट से ये डेट के बीच में ये 6 चीजें हो रही है, ये डेट से ये डेट के बीच में ये 6 चीजें हो रही है। तो उतना मैंने गणना करा, उतना कैलकुलेशन करा है, तो उतनी सारी बातें जो बैक टू बैक अभी भी सब सत्यता की कसौटी पर उतर रही हैं। मैंने कहा 16 मई से लेकर के 10 जून के बीच में, 16 मई से 10 जून हार्डली 20 दिन का पीरियड है, उतना 25 दिन का पीरियड है। इस पीरियड में मैंने कहा कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आतंकवादी पकड़े जाएंगे। आपके भी पॉडकास्ट में कहा था जी, बिल्कुल। 11 आतंकवादी दिल्ली एनसीआर में 22 जून को पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? पकड़े गए थे। जनवरी में कितने आतंकवादी पकड़े? कोई कहता है कि फलाने वेबसाइट के रिपोर्ट पे निकाल लीजिए, भारत में रोज आतंकवादी पकड़े जाते। तो मैं पूछता हूं आपसे, जनवरी का रिपोर्ट निकालिए, कितने आतंकवादी दिल्ली एनसीआर में पकड़े गए? क्षेत्र भी बोला था मैंने, दिल्ली एनसीआर भी बताई, ये नहीं बोला कि भारत में कहीं भी हो जाएगा, दुनिया में हो जाएगा। दुनिया में तो हो ही रहा होगा। मैंने कहा दिल्ली एनसीआर में पकड़े जाएंगे आतंकवादी, ये बकायदा मेरा शब्द है, पुराने से कोट कर लीजिए इसको आप। जनवरी में कितने पकड़े गए, फरवरी में कितने पकड़े गए, मार्च में कितने पकड़े गए, मई में कितने पकड़े गए, मार्च अप्रैल में कितने पकड़े गए? पकड़े क्यों गए 22 मई को? 16 मई से 10 जून, इस बीच में क्यों पकड़े गए? आप कह लो तुक्का। तो मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ विवादास्पद चीजें इस बीच में होने वाली हैं। क्या हुआ था? 3 आतंकवादी घुस रखे थे घुसपैठियों की तरह जम्मू कश्मीर में। सैन्य मुठभेड़ हो रहा था, उन आतंकवादियों को घेराव किया गया, जिनका हाथ सीधा पहलगाम वाले हमले में था। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान पाकिस्तान में मारा गया। उसी अवधि में क्यों मारा गया? 16 मई से 10 जून। ये भारत पाकिस्तान के बीच का ये तनाव इसी बीच क्यों हुआ? और 10 जून के तुरंत बाद मैंने कहा 8 जून को जब बृहस्पति शुक्र एक साथ युति में आएंगे, तब आप देखना। नहीं, मैंने ये भी कहा कि 21 जून को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और भारत पाकिस्तान के बीच में फिर से तनाव हो जाएगा। 22 जून को नोटिफिकेशन आता है पाकिस्तान की तरफ से कि हम हमला करेंगे भारत के ऊपर। क्यों आया? इसी पीरियड में नोटिफिकेशन क्यों आया? भारत पानी रोक रहा था, मैंने भी हल्ला कर दिया कि प्यासा मरेगा पाकिस्तान, जय श्री राम जय श्री राम। बकायदा चैनल में बोला मैंने, प्यासा मरेगा पाकिस्तान, जय श्री राम जय श्री राम। तो ये जो सारी चीजें हैं इसी ड्यूरेशन में क्यों हुई, इसी टाइम पीरियड में क्यों हुई? बताइए। आपने पाकिस्तान को लेकर एक प्रेडिक्शन मेरे लास्ट पॉडकास्ट में भी की थी कि जो युद्ध चल रहा था, हाँ, उसमें पाकिस्तान फिर से एंट्री लेकर, लेकिन अभी तक ऐसा देखा नहीं है। आपने कुछ देखा? नहीं, देखिए ये जो युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान की जो एंट्री वाली बात थी, पाकिस्तान उस युद्ध का जो पार्ट बना वो उस तरीके से बना उसमें, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध के अंदर घिरता हुआ दिख रहा था। आप देखिए एक बार, पाकिस्तान का बलोचिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो गहराया, और पाकिस्तान का ईरान के साथ का संबंध खराब हुआ। इसी बीच में अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के अच्छे संबंध बने थे, वो जो बातें हुई उसी अवधि के अंदर में बायलैटरल टॉक्स रखा गया पाकिस्तान के अंदर ईरान को लेकर के। जो ईरान और पाकिस्तान अमेरिका के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के बायलैटरल टॉक्स रखा गया। और इसी 8 जून वाले पीरियड में, इसी जून वाले में 16 मई से 10 जून वाले पीरियड में आप देखिएगा कि पाकिस्तान के ऊपर अचानक हमला हुआ था। अफगानिस्तान और बलोचिस्तान के को साथ मिलकर के, मतलब दोनों साथ मिलकर के, और तितरफा हमला इस बार पाकिस्तान झेल रहा था। अभी चौतरफा झेलने वाला है बहुत जल्दी पाकिस्तान। हिमाकत पहले पाकिस्तान करेगा, जवाबदेही भारत की तरफ से उसको पड़ने वाली है, बहुत जबरदस्त मार चौतरफा। तो पानी की कमी तारीख है ना, 21 जून के बाद से अवधि शुरू हो गई है। अच्छा, हाँ, तो और 24 जून को ये पॉडकास्ट चल रहा है और 21 जून से अवधि शुरू है, याद रखिए। हाँ, और बड़ा जल्दी भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ये सारी कार्रवाइयाँ होने वाली हैं। मैंने ये भी कहा था कि एक युद्ध की स्थिति बनेगी। पीओके को लेकर के, पीओके की वापसी को लेकर के ये जो पूरा बवाल उठा हुआ है कि हमला करेंगे, और वो जो सारी चीज़ें हुई हैं वो भी देखिए 16 मई से 10 जून वाले पीरियड में बहुत लोग ट्रोलिंग में बोल रहे थे कि कौन सा हमला हुआ। भैया न्यूज़ तो पढ़ा करिए पहले। आप लोग न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़ बिना पढ़े खाली ये कहाँ हमला हुआ, पाकिस्तान और भारत का युद्ध कहाँ हो गया, कौन सा हमला हुआ। अरे देखिए तो सही कितना ज्यादा बॉर्डर टेंशन चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? पीओके का मैटर है, थोड़ा सा इसको सीरियस लीजिए। ऐसे घर में बैठे बैठे ये काम नहीं चलेगा रसगुल्ला खा करके। अच्छा सुमित आचार्य जी, एक चीज और,
हाँ मैंने नोटिस करी, शायद आपने करी हो या ना करी हो, मैं हाँ। आपको याद दिलाता हूँ। बोलिए। जब से आपने प्रिडिक्शन करनी शुरू करी, हाँ आपने प्रिडिक्शन के अंदर एक नया चीज ऐड ऑन करी कि आपने तारीखें बतानी शुरू करी। मेरा देखा देखी सब कर रहे हैं नहीं मैंने करा। मैं ये यही देखिए सुनना आज चाह अभी रहा था देखिए मैं। मैं ये हाँ, लेकर के घूम रहा हूँ। हाँ, हाँ? मेरे हाथ में शक्ति यंत्र है। हाँ, मेरा देखा देखी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, कोई कुछ लेके पहुंच रहे, कोई कुछ लेके न्यूज चैनल में, सब अपने साथ में कोई ना कोई मेटल लेके पहुंच रहे, कोई प्रतीक लेके पहुंच रहे। सबको लग रहा है किसी तरीके से हमें भी वायरल होना है। हाँ। अभी क्या है कि मैंने डेट वाला शुरू किया प्रिडिक्शन करना। मेरा देखा देखी सब डेट मार रहे हैं। पहले भी मैं ये नोटिस मैंने कर भी रहा बहुत था। पॉडकास्ट करे, लेकिन जब से मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, फिर मेरे और जो पॉडकास्ट हो, उसमें मैंने ये सबसे बड़ा डिफरेंस देखा कि प्रिडिक्शन हो रही थी, लेकिन अब अलग तरीके से हो रही है। अब डेट बता रहे, लेकिन देखिए ना, अंधेरे में वो चला रहे, पत्थर चला रहे। मेरे डेट के आसपास है जो मैं प्रिडिक्शन हाँ। देता हूँ, उसी प्रिडिक्शन को लेकर के रेफरेंस हम्म। उसी के आसपास के, उसके 2 दिन आगे 3 दिन आगे पीछे का देखिएगा। अरे न्यूज चैनल में बकायदा जी न्यूज का अब चल रहा था, हमारा एक डिबेट चल रहा है हाँ। एस्ट्रोलॉजी का। उसमें मैं कोई डेट बता रहा हूँ, ये फलाना डेट की 11 मई के बाद किसी तरह का युद्धास्पद चीज होगा और सैन्य संघर्ष बढ़ जाएगा। हाँ। ऐसा मैंने कहा। सामने एक एस्ट्रोलॉजर बैठी महिला कह रही, हाँ इनके बात से मैं एग्री करती हूँ, मैं भी ये भविष्यवाणी करती हूँ 11 मई के बाद फलाना ग्रह के फलाना राशि में प्रवेश होने के बाद से ये चीजें होंगी। हाँ। अरे भैया, सामने मुझे हंसी छूट गई चैनल पे। अगला एंकर करा, हंस क्यों रहे हैं आप आचार्य जी? मतलब भविष्यवाणियां करना अच्छी बात है, लेकिन लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। हाँ हाँ, मूर्ख बनाना बड़ा गलत है, और ऊपर से दूसरे का कंटेंट चुराना भी बहुत गलत है। आप अपने कंटेंट में दम रखिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ये तो हमने यहाँ पे बहुत कटाक्ष करे, क्योंकि ये सवाल ऐसे था, आगे भी और भी हो सकते हैं, तो तैयार रहिएगा। एक कुंडली, हाँ। 2 ज्योतिष, हाँ। दोनों का देखने का तरीका अलग, हाँ। नजरिया अलग है। हाँ। कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। हाँ। तो एक इंसान की जब कुंडली सेम है, 2 ज्योतिषों को दिखाई जाती है, तो रिजल्ट अलग अलग क्यों आते हैं? देखिए आमिर जी, मैं चलाता हूँ सुमिताचार्य गुरुकुल, हाँ और हमारी अपनी एक अलग पद्धति है ज्योतिष की। जी। हमारे यहाँ से जो प्रशिक्षित ज्योतिषाचार्य हैं, आप 2 क्या आप 10 से दिखाइए, सबके रिजल्ट एक जैसे मिलेंगे। अच्छा। हो सकता है कि कोई नौसिखिया देख जाए, उसे देखने ना आता हो, वो डिफरेंट रिजल्ट आपको दे सकता है। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा ज्योतिषाचार्य देखेगा तो एक ही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि 2 ज्योतिषाचार्य देख के 2 अलग अलग बात बता दें। दोनों एक ही बात बताएंगे। अगर मांगलिक है तो मांगलिक है, गुरु चंडाल है तो चंडाल है, डाइवोर्स योग है तो है, विधत्व योग है तो है। अब डिपेंड करता है शिक्षा का स्तर कितना है किसका। तो आपने कभी ये डिफरेंस देखा है मैंने नोटिस करा कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास कोई गया हो, उसके पास कुछ और बताया हो, आपके पास आया हो, आपने देखा तो चीजें डिफरेंस हो? देखिए, कुछ तो पागलपंती कर रहे हैं मार्केट में बैठ करके। क्या कर रहे हैं कि रत्न बेचने के चक्कर में एक व्यक्ति को 3-3 4-4 रत्न रिकमेंड कर दे रहे हैं। हाँ। अरे भैया, महाभारत का युद्ध देखे थे आप? अर्जुन के पास सोने की कमी थी क्या? सर से लेके पांव तक चांदी क्यों पहनते थे? सोना पहन सकते थे भाई, राजा पद के व्यक्ति हैं, क्षत्रिय हैं, सोना पहनना चाहिए था। चांदी क्यों? एक धातु क्यों? चांदी के साथ लोहा क्यों नहीं पहने? तो निर्भर ये करता है कि हर व्यक्ति को 1 से 2 रत्न सूट करवा सकते हैं। 3-3 4-4 कर रहे हैं, समझिए आपकी गणना बेकार है। अब किसी व्यक्ति का मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और आपने उसको नीलम पहना दिया। अरे लग्नेश के विपरीत जाएगा नीलम, उसको मारना है क्या? मारक है। अब इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसका रत्न पहनने के पीछे जो नियम है वो ये होता है कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का हो या अपने मित्र घर में बैठा हुआ हो, आपके लग्नेश के साथ मैत्री रखता हो, दोस्ती रखता हो, तब आप उस ग्रह का रत्न पहनते हैं, तब आपको लाभ होता है। अन्यथा अगर मैत्री नहीं है, शत्रुता है लग्नेश के साथ में, लग्नेश यानी लग्न यानी क्या? शरीर। शरीर के साथ में जिस ग्रह की शत्रुता है, आप उसका रत्न धारण करेंगे तो आपके शरीर को नुकसान करेगा, आपके लिए मारक का कार्य कर सकता है। इसीलिए रत्न प्रशिक्षित ज्योतिषाचार्य से दिखा के पहने। और बहुत सारे जो प्रशिक्षित कहते हैं अपने आप को, प्रशिक्षित नहीं है, सोशल मीडिया के नमूने हैं, इन लोगों से दूर रहिए। मैं ये कहता हूं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति होना चाहिए, पहला तो कंडीशन यही है। क्योंकि शंकर भाष्य, ज्योतिष को शंकर भाष्य कहा जाता है। व्यासपीठ का अधिकारी ब्राह्मण, और व्यासपीठ पर बैठ करके ज्योतिष का जो ज्ञान वाचन करे, यानी शंकर उसके जिह्वा में उपस्थित हो, सरस्वती उनके कंठ में उपस्थित हो, फिर वो जाकर के ये ज्ञान का वाचन करते हैं, तो आपके जीवन में वो पारित होगा। निज जीवन के प्रश्न उनसे करिए तो वो चीज आपके जीवन में घटेगी। तो ब्राह्मणों को करना चाहिए ज्योतिष का कार्य, पहला बात तो ब्राह्मण से ही दिखवाएं। और दूसरा जो कंडीशन है कि हाँ, प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। तभी मैंने कहा कि मैं अपने संस्थान से
विशेष प्रशिक्षित ज्योतिषाचार्य तैयार करता हूँ। 2 लोगों से दिखाइए, 4 लोगों से दिखाइए। पहचान कैसे हो लेकिन सोशल पहचान? मीडिया के जमाने में? सोशल मीडिया के ज़माने में पहचान करने का सीधा बात है, आप जिनको सुनते हैं, अधिक आप सुनते हैं, उनके जो ग्रह चाल की गणनाएं हैं सटीक अधिक होनी चाहिए। कोई ज्योतिष देखिए 100% सही नहीं हो सकता, भगवान कोई नहीं बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन 90% से अधिक अगर सटीकता किसी में दिखाई पड़ती है तो उसके पास जाइए। आप खुद को कितना सटीक मानते हैं? 90 या मैं उससे खुद को ज्यादा? कुछ नहीं मानता हूँ, मैं बच्चा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। भविष्यवाणियां तो कर मैं रहे सीख हैं ना? रहा हूँ, हाँ मैं सीख रहा हूँ, सीख सीख के कर रहा हूँ भविष्यवाणी। नहीं नहीं, ये तो आपने अपना को रेशो तो बनाया होगा ना? हाँ, यार मेरा 100 रेशियो में से मैं 90% हूँ, 95% से अधिक आता है। 95%। हाँ, 100 नोट कर क्योंकि लीजिएगा, 95% सही भविष्यवाणी होती है। क्योंकि आज जो आपसे भविष्यवाणियां लेंगे ये हम 6 महीने बाद क्योंकि वेरीफाई करेंगे। आमिर जी यहाँ रुक रहा हूँ थोड़ा। आमिर जी देखिए, कुछ भविष्यवाणियां भले मैंने चैनल पे करी हैं, बहुत सारी भविष्यवाणी ऐसी भी हैं जो मैं अपने लिए तैयार करता हूँ। अगर चैनल पे जो भविष्यवाणियां, देखिए सोशल मीडिया पे जो भविष्यवाणियां मेरी पारित हुई हैं, उन भविष्यवाणियों को अगर आप देखेंगे तो मैं 98% सही हूँ। मेरी 100 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकालिएगा आप, जेमिनाई पे या एआई पे कहीं डालिएगा कि इस डेट से इस डेट के बीच में ये घटना घटी कि नहीं, आपको बता देगा ये घटनाएं इस डेट में घटी थी। अब उसमें मैंने देखा कि 99% की सच्चाई आ जा रही है, लेकिन 100 में से एक गलत। लेकिन अगर वही मैं अपने निज स्तर पे भी मैं कई सारी भविष्यवाणियां जैसे अपने लिए करता रहता हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि ये जो 100 भविष्यवाणियों में से 95% की एक्यूरेसी मैं देख पा रहा हूँ, तो 5% गलत होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, सब सही होगा, लेकिन हाँ इस तरीके की सटीकता रहे जिस भी ज्योतिषाचार्य में, वहां जाना ठीक है। तो आज आपसे जो हम भविष्यवाणियां लेंगे इनको हम आने वाले 6 महीने के बाद वेरीफाई जरूर करने बैठेंगे, ताकि लोगों को ये यकीन हो पाए कि जो सुमिताचार्य जी ने आज के इस पॉडकास्ट में कहा वो सही बात करी है या गोलमोल बात करी। एक बार पुरानी भविष्यवाणियों को भी वेरीफाई कर मैं लीजिए। वेरीफाई करूंगा अगले पॉडकास्ट करे में। क्या? अगले पॉडकास्ट में अभी जो 6 महीने पहले वाली थी, हाँ, पुरानी वाली को उसका डाटा भी तो कलेक्ट करके बैठना पड़ेगा मेरे ना पास आपके डेटा साथ। है ना। ये देखिए मैं आपको एक जो लोगों ने आपको कमेंट करके क्रिटिसाइज किया हुआ है कि देखिए भैया ये गलत लोग बिना बताया। रिसर्च किए लोग ना हाँ। भेड़ चाल चल रहे हैं। मैं तो एस्ट्रोलॉजर की लेके बैठूंगा ना। एक कोई चल रहा है तो अगला भी उसी भेड़ की चाल पे चल रहा है। मेरे पास लिस्ट है बकायदा, क्योंकि पिछले बार जब मैंने भविष्यवाणी आपके साथ करी थी तो मैंने बकायदा एक लिस्ट तैयार किया हुआ था। वो लिस्ट को देख के मैं बोलता था। वो लिस्ट मेरे सामने एज इट इज पड़ा हुआ है। ये लिस्ट में क्या क्या है। 20 मार्च से शुरू हो रही थी डेटें। मैंने बोला मिडिल ईस्ट, ईरान, इजराइल आदि का मामला जो शांत हुआ था, इसी अवधि में बड़े मिडिल ईस्ट में उत्पात बढ़ेगा अचानक से। अच्छा, हाँ, बढ़ भी गया और अभी तक चल रहा है। हाँ। 20 मार्च से 18 अप्रैल के ड्यूरेशन में बोला था मैंने आपके पॉडकास्ट में। पुराना आप लोग को लग रहा है कि ये बात मैं बना के बोल रहा हूँ, मेरा पुराना पॉडकास्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 भविष्यवाणियां मैंने करी थी। बैंकों में ज्यादा पैसा ना रखने की सलाह मैंने मार्च में दी थी, 20 मार्च से 18 अप्रैल के ड्यूरेशन में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कुल एफडी घोटाला हुआ 590 करोड़ का। कोटक महिंद्रा बैंक में 160 करोड़ का, एचडीएफसी बैंक में 150 करोड़ का घोटाला हुआ। 960 करोड़ रुपया लोगों का, जो 50,000 1 लाख रुपया करके जो लोग एफडी जमा करते हैं, फंस गया। और इस मिडिल ईस्ट के न्यूज़ के कारण, जो वार का न्यूज़ चल रहा है उसके कारण, वो न्यूज़ भी दब गया और मासूम लोगों का पैसा फंस ही गया। गलत थोड़ी कहा था कि पैसा निकाल लीजिए बैंकों से। 950 करोड़ पैसा फंसना मतलब लाखों लोगों का पैसा फंस गया और डूब गया। इसके बारे में ज्यादा बवाल नहीं हो पाया, क्योंकि 50-50 हजार, किसी का 25,000, ऐसे छोटे छोटे रकम फंसे लोगों के। पूर्वी भारत में उपद्रव दिखता है, जगह जगह आग, विस्फोट, जनहानि दिखती है। 16 अप्रैल को लखनऊ, 16 अप्रैल को शक्ति जिला छत्तीसगढ़, तुरंत लखनऊ फायर, गाजियाबाद तुरंत फायर। 18 अप्रैल से पहले पहले बड़ी बड़ी झोपड़ियां, हजारों घर जल गए। बिल्कुल। उसके बाद था मेरा कि सोना चांदी अचानक से गति पकड़ेगा, पकड़ा था उस समय, उस अवधि में शेयर मार्केट में उछाल लगा था। जो लगते हैं 18 अप्रैल के बाद एग्जिट करने की सलाह दी गई थी। उसके बाद वॉर का सिचुएशन वोलेटाइल हुआ था, शेयर मार्केट नीचे आया था। मेटल में निवेश करना अच्छा बताया था मैंने, तांबे का मार्केट जबरदस्त आगे बढ़ा। 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में जेल से संबंधित बड़ा तांडव के बारे में मैंने बोला था कि कोई बड़ा प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्ति जेल जाएगा। उस समय जेल से संबंधित तांडव होगा। एक बहुत बड़ा कुख्यात क्रिमिनल दक्षिण भारत का जेल तोड़ के भाग गया इसी ड्यूरेशन में। बहुत बवाल दक्षिण भारत में मचा। केवल उत्तरी भारत को भारत मानने की भूल ना करें, वो गलती मत करिए जो दक्षिण भारतीय करते हैं, उत्तरी भारत को दूसरे कंट्री का जैसा मानते हैं और वहाँ उटपटांग तरीके से ट्रीट करते हैं। दक्षिण भारत में बड़ा बवाल मचा था और उत्तरी भारत में भी जेल से संबंधित तांडव हुए थे। बहुत प्रमुख व्यक्ति जेल गए थे, धर्म से संबंधित धर्मार्थ व्यक्ति जेल गए थे।
भूकंप आने का मैंने बोला था 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में। इसी बीच में मैंने बोला था कि चीन, रूस, मंगोल वाले क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप से क्षति और तांडव का मैंने योग बताया था। हाँ 18 अप्रैल से 16 मई के ड्यूरेशन के बीच में, शायद 20-21 अप्रैल के आसपास के ड्यूरेशन में भूकंप आया था चाइना में। हाँ और इतना जबरदस्त भूकंप आया था कि बहुत सारे घर तबाह हुए थे, बिल्कुल लोग वहां पे दब के मर गए, हाँ बहुत भारी मात्रा में। और ये वीडियो पड़ा, सब वीडियो पड़ा हुआ है नेट में, न्यूज़ में वीडियो है ये सब भूकंप का। मैंने कहा था कि लैंडस्लाइड बड़े स्तर पर होने का योग था, इसमें हुआ था, उत्तराखंड के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था। और पाकिस्तान की करेंसी चरमराएगी, नीचे गिरी है, पाकिस्तान की करेंसी अभी भी नीचे है। आपने और भी कंट्रीज का नाम लिया था। हाँ, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, इन कंट्रीज की भी करेंसी नीचे गिरी है। ये मिडिल ईस्ट की लगभग कंट्रीज की करेंसी नीचे गिरी है, और जितने ये मुस्लिम राष्ट्र हैं उनकी भी करेंसी नीचे गिरी है इसी वॉर के कारण। अच्छा। और साथ में ये कजाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कजाकिस्तान की भी करेंसी में गिरावट आई। 17 मई से लेकर के 15 जून 2026 के बीच में बात मैंने करा था कि भारत में आतंकवादी पकड़ा जाएगा, बहुत बड़ी आतंकी साजिश को रोका जाएगा। 11 आतंकवादी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में 3 पहलगाम हमले वाले, और हमजा बुरहान मारा गया 21 मई, 22 मई, 23 मई। मैंने कहा कि केरल, तमिलनाडु में बाढ़ से क्षति होगी, 6 लोग बाढ़ से मारे गए थे केरला में। 17 मई से 15 जून के बीच में बांग्लादेश के मुद्दे में, बांग्लादेश में किसी प्रकार का नया विवाद शुरू हो जाएगा, दंगा जैसी स्थिति है। रोहिंग्यों को खदेड़ा गया, और लाखों मात्रा में रोहिंग्यों को खदेड़ा गया है, और बांग्लादेश और भारत के मध्य टेंशन। हमारे गाजियाबाद के भी एक विधायक महोदय थे जिनके ऊपर कुछ बम वम से उड़ाने जैसी धमकी उनको मिली, और बहुत ज़्यादा ये टेंशन का विषय रहा। बांग्लादेशी प्लेयरों को मुंबई एयरपोर्ट पर रुकवा दिया गया। 17 मई से 15 जून के बीच में मैंने ये भी बोला था भारत पे मिलिट्री एक्शन तेज रहेगा, बॉर्डर पर मिलिट्री एक्शन तेज रहेगा। बॉर्डर पे मिलिट्री एक्शन गहराया भी, और इतना गहराया है कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। 16 जून से 14 जुलाई 2026 जो अभी ये अवधि चल रहा है, इसी में मैंने कहा था विमान हादसे का योग है, विमान हादसा ग्रस्त हो सकता है, आसमान से लाशें गिरने का योग है। इसमें जेनजी की भी प्रिडिक्शन थी आपकी, जेनजी की 16 जून से। एक तो जिस तरह से नोएडा में हड़ताल हुई थी, हाँ, उसकी भी आपने प्रेडिक्शन की थी कि 16 जून के बाद दोबारा ऐसा हमें देखने को मिलेगा। मैंने जम्मू कश्मीर में कहा है, हाँ। जम्मू कश्मीर में भारी विद्रोह, विरोध, हिंसा और सेना की अफरा तफरी 16 जून से 14 जुलाई की अवधि में होने का योग है। और अब अभी ये पॉडकास्ट हो सकता है एक हफ्ते, एक जुलाई के आसपास लगता है ये पॉडकास्ट डलेगा। 16 जुलाई तक का इंतजार करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग तैयार रहिए, या फिर न्यूज या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया जाएगा जब ये घटना घटती है, क्योंकि मैं भी जनता वो न्यूज पे रेफर ना कर पाए, तो हम लोग कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर देंगे 16 जुलाई के बाद, क्योंकि 16 जुलाई से पहले इन बातों पर चर्चा करने का कोई विषय नहीं बनता। लेकिन पहले में आपने कितना गलत पाया वो बताइए। आपने एक भारत में दूसरा कश्मीर बनेगा, अब आप खुद ही रिपोर्ट पकड़ लीजिए। नहीं, आपने दी थी ना वो प्रेडिक्शन कि भारत में दूसरा कश्मीर बनेगा। हाँ, तो नहीं, मैंने भारत में दूसरा कश्मीर बनेगा वो प्रेडिक्शन नहीं थी। ये प्रेडिक्शन मैं सारी कमेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा लोगों को, ताकि वो वेरीफाई करने में आसानी हो पाए। ठीक है। अब दूसरी बात ये रही कि मेरे पुराने रील में भारत में बनेगा दूसरा कश्मीर ऐसे कहा हुआ था, याद करिएगा आप ऐसा हमारे पॉडकास्ट में। हाँ, बेसिकली आपके पॉडकास्ट में नहीं, आपके पॉडकास्ट में थी क्या? हमारे पॉडकास्ट में रील में जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी में पॉडकास्टें हुई थी, उसको लेकर के इस तरीके की बात की गई थी। मैसिव स्तर पर जन पलायन का योग है, मतलब भारी मात्रा में लोग अपने घरों को छोड़ करके भागेंगे, इस प्रकार से जन पलायन का योग दिखाई पड़ता है। तो चलिए पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना घटी, और नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की घटना घटी है, और आज भी वहां पर घट रही है ऐसी घटना, जिसको मीडिया भी कवर नहीं कर रही है बहुत अधिक मात्रा में। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भारी मात्रा में लोगों ने, ये फरवरी के आसपास ये चीज़ शुरू हुई है। तो आमिर जी, मैंने कहा भारत में बनेगा दूसरा कश्मीर। कश्मीर कोई भारत से कट के अलग नहीं हुआ। हुआ क्या था, कश्मीर बनेगा दूसरा, इसके पीछे का तथ्य यह बनता है कि बहुत भारी मात्रा में लोग अपनी जगह से विस्थापित होंगे। अच्छा, जहाँ पे हों वहाँ से विस्थापित होंगे बहुत भारी मात्रा में। कश्मीर के इशू में क्या हुआ था, भारी मात्रा में कश्मीरी पंडितों ने भारत के अन्य अन्य जगहों में शरण पाया था, और बहुत सारे कैंप्स तैयार हुए थे। मैं आपको बताता हूँ, सन 2023-2024 के ड्यूरेशन में लगभग 60,000 लोग मणिपुर से विवाद के कारण अपने घरों को छोड़ करके भाग गए थे। और वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह रहे थे।
इसी जनवरी से लेकर के मार्च की अवधि में 3 महीनों की जो अवधि थी, उस अवधि में उन सभी को नए स्थान पर पुनर्स्थापित किया गया। लगभग 60,000 लोगों को शरण दिया गया। अच्छा। और इसके साथ में ही 30,000 लोग मिजोरम और मणिपुर का बॉर्डर क्रॉस कर करके भारत में शरण लिए हैं। 30,000 लोगों ने शरण लिया भारत के अंदर। तो आप समझिए कि इतने भारी मात्रा में लोगों ने भारत में शरण पाया। 30,000 लोग इधर, 60,000 उधर, 90,000 लोग हो गए। और आप साथ में देखिएगा कि लगभग 54,000 भारतीय गल्फ कंट्रीज में अपने निवासों को छोड़ करके, मिडिल ईस्ट से अपने घरों को छोड़ करके भारत में रिहैबिलिट हुए। 54,000 लोग। तो जिस प्रकार से एक स्थान को, अपने घरों को छोड़ करके भारत के अनन्य जगहों में लोगों ने स्थान लिया था कश्मीर वाले मुद्दे में, इस बार 1.5 लाख लोगों का स्थान बना जनवरी से लेकर के मार्च की अवधि में। केवल 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में 1,54,000 लोगों ने स्थान पाया भारत के अंदर। और यह सरकारी आंकड़ा है। आंकड़ा वास्तविक बहुत बड़ा होगा। आंकड़ा हो सकता है 5 लाख को क्रॉस कर गया हो। तो इतना बड़ा विस्थापन हुआ लोगों का, इतना बड़ा स्थान लोगों को मिला। इतने लोग लगभग एक शहर बसाते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट वगैरह के शहर की आबादी देखिएगा तो लगभग इसी आसपास होती है। शहर बसाते हैं तो एक तरीके से पूरा एक शहर भारत में नया तैयार हो गया, माइन्यूट स्केल पर, क्योंकि ये विस्तृत तौर पे हुआ। तो लोगों को ऐसे सामने दिखा नहीं कि हाँ इसको क्यों, जिन कश्मीरी पंडितों ने जो स्थानांतरित हुए जम्मू कश्मीर से, क्या कोई नया राज्य बना? उस समय नहीं बना। वो भारत के ही अनन्य क्षेत्रों में जाके विस्थापित हो गए। तो उसी प्रकार 1.5 लाख लोगों का 3 महीने के अंदर स्थापना हुआ है भारत के अंदर। अच्छा जी, अब थोड़ा सा कौन सी गलत हुई? नहीं, गलत नहीं हुई है। जो गलत हुई है, देखिए मैंने आपके सामने बिल्कुल रखी जो गलत थी, जिसपे सबसे ज्यादा आपकी ट्रोलिंग चल रही थी, जिसपे टिप्पणी हो, क्योंकि लोग रिसर्च नहीं कर रहे थे। और हमने भी शायद अभी तक केवल भविष्यवाणी बात करी। क्रॉस क्वेश्चन अभी तक करा ही नहीं कि पिछली वाले में क्या क्या हुआ। अभी तो सामने सारा रिपोर्ट रख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट, बकायदा मैं स्क्रीनशॉट करके दे दूंगा। बिल्कुल सारी चीजें रखनी। आज लगाइए पूरा, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं। मुद्दा है वो यही है कि लोग गलत हो रहे, कि ये बताया जा रहा है कि भाई जो सुमित्राचार्य जी ने कहा वो गलत हो गया, ये तो तुक्का लगा रहे हैं। तो मेरा जो मोटिव है इस पॉडकास्ट का वो यही है कि मैं लोगों को ये बता पाऊं कि अगर आप जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है, तो वो क्यों गलत है। तुक्का 1-2 लग सकता है। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भविष्यवाणियां मार्च अप्रैल में, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 भविष्यवाणियां करी। अभी तक तो 22 के 22 सही निकली। तो 22 भविष्यवाणियों का तुक्का कौन लगाता है भाई? चलिए फिर तैयार हो जाइए। जब 22 आपने सही कर दिए हैं, तो जो आज की डेट के बाद से 6 महीने की भविष्यवाणी मुझे आपसे चाहिए, और ये वेरीफाई दोबारा होंगे। हाँ, होंगी। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी भविष्यवाणियां आज आप करने वाले हैं जिन्हें हम याद रखेंगे कि हाँ सुमित्राचार्य जी ने कहा था और ये सही निकला? ठीक है, देखिए अभी जो आगामी 6 महीने का ड्यूरेशन है, उसमें जैसे लास्ट ईयर का एक बड़ा लैंडमार्क रहा था जयपुर का टैंकर ब्लास्ट, उसी तरह का टैंकर ब्लास्ट एक भारत में देखने के लिए मिलेगा। बहुत भारी मात्रा में लोग मारे जाएंगे। इस तरह का योग है। क्यों है बताता हूँ। एक सफ़ेद टाइप का टैंकर। अच्छा। आसपास वाइट कलर की इमारतें हैं और रोड पर जाम में टैंकर फटने का योग दिखाई पड़ता है। इतना भी बता रहे हैं कि आसपास क्या है, क्या हाँ, कलर प्रॉपर मैं आपको डिटेल के साथ दे रहा हूँ ये चीज़। और ये सब अभी ड्यूरेशन शुरू हो गया है, समझिए वो 24 जून से ये ड्यूरेशन शुरू हुआ है। और मतलब आज से जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। और लगभग 11 सितंबर तक का ये अवधि है जिसमें अग्नि का ये तांडव होने का योग है। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्या रहने की जरूरत है? अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो घटना है। साथ में इसके साथ में एक और चीज़ है, बाकी मैं बताता हूँ आपको कि एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध है वो होने का बहुत अधिक संभावना दिखाई पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी ही देखिएगा 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त, 1 महीने का एक टाइम पीरियड लिया मैंने। अच्छा। इस टाइम पीरियड के बीच में फिर से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से आतंकवादी पकड़े जाएंगे। 12 जुलाई से 14 जुलाई से लेके 12 अगस्त के बीच में। 14 जुलाई से 12 अगस्त दिल्ली में आतंकवादी पकड़ा जाएगा। ये भविष्यवाणी है। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आतंकवादी पकड़े जाएंगे। इस तरह का योग दिखाई पड़ता है। और साथ में किसी प्रकार की आतंकी गतिविधि हो सकती है, ऐसा भी संभावना बनता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में जो वाटर डिस्प्यूट पर चल रहा है, बड़ा गंदा, ये कंट्री ही गंदी है। और
मैं चाहता हूँ पाकिस्तान का जल्दी सफाया होगा। अब रही बात, मैं तो कहूँगा मोदी जी, योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी, योगी जी, सब जाइए पाकिस्तान, जाइए खीर खा के आइए। आप खीर खाएंगे तो चंद्रमा बलवान होगा, चंद्रमा बलवान होगा तो जबरदस्त धुआंधार अटैक होगा वहां पे। हालांकि एक मैं आपको भविष्यवाणियों का लिस्ट पे दोबारा अगर आऊं, हाँ। तो 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में एक चीज और होगा, महाराष्ट्र के परिवेश में किसी प्रकार का दंगा संबंधित गतिविधि होने का योग है। अच्छा। किसी प्रकार का दंगा हम्म। और जनता का आक्रोश, तोड़ फोड़, पत्थरबाजी, ऐसी चीजें होने का बहुत प्रबल योग दिखाई पड़ता है 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में। इसी 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में दिल्ली में किसी प्रकार का आतंकीय गतिविधि होने का और योग बनता है। 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में दिल्ली में कोई बड़ा विरोध हो सकता है, कोई बड़ा जनता का आक्रोश मचने का। दिल्ली एनसीआर, जब मैं दिल्ली कहूँ तो एनसीआर मानिए, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में योग बहुत प्रबल बनता है। इसी के साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में भारत के नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों में और बंगाल में तोड़ फोड़ और जनहत्या का योग दिखाई पड़ सकता है। इसी के साथ में 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में युद्ध का तांडव यूरोप तक पहुंचने का योग है और यूरोप में किसी प्रकार से सिविल वॉर जैसा कुछ दिखाई पड़ सकता है। जनता का विरोध दिखाई पड़ेगा और वहां पर तोड़फोड़, आगजनी, विस्फोट, बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी, गोली बारूद सब दिखाई पड़ेगा 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में। इसी बीच में 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में बॉलीवुड से कोई 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में फिल्म लाइन से संबंधित कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का अचानक अकस्मात ढंग से निधन होने का योग दिखाई पड़ता है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से संबंधित किसी खास व्यक्ति का निधन का योग दिखाई पड़ता है। इसी बीच 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में शेयर मार्केट डगमगाता हुआ दिखाई पड़ेगा और 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में बैंकों को भारी नुकसान हो सकता है, बैंक संबंधित कोई बड़ा तांडव हो सकता है। पहले की डेट में 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में कोई बड़ा घोटाला, कोई बड़ा स्कैम भारत में पकड़ा जाएगा। बहुत बड़े स्तर का स्कैम चल रहा होगा जो पकड़ा जाएगा, अरेस्टिंग भी होगी। अच्छा। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में कोई शेयर मार्केट में फेक न्यूज एंटर करने से शेयर मार्केट की स्थिति चरमराएगी। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में जनता भारी मात्रा में स्थानांतरित होगी, फिर से स्थानांतरण होगा बहुत भारी मात्रा में। जनता एक जगह से दूसरी जगह, जैसे अभी 1.5 लाख लोगों का हुआ जनवरी से मार्च के बीच में, वैसे ही कोई जनता का भारी स्थानांतरण का योग दिखाई पड़ रहा है। इसी के साथ में मुसलमान राष्ट्रों का युद्ध फिर से भड़केगा। नए मुसलमान कंट्रीज आपस में जुड़ने वाले हैं युद्ध को लेकर के। हाँ, और 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल दिखाई पड़ेगा। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र वाला एरिया है, वहां पर धार्मिक दंगा और हिंसा होने का और जनता के द्वारा आक्रोश का कोई योग बनता है। ठीक है। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 प्लेन की टिकटें नहीं लेनी चाहिए। रिपीटेड प्लेन क्रैशेस को लेकर फिर आप बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, देख लीजिए। हाँ, 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में प्लेन को लेकर के कई सारे हादसे देखने के लिए मिल सकते हैं। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में इंटरनेट का क्राइसिस होने का योग दिखाई पड़ता है। बहुत बड़ा साइबर स्कैम कोई एक्सपोज होगा और इसके साथ ही ये भी एक्सपोज होगा कि कोई सर्वर रूम, कोई बड़े कंपनी के सर्वर रूम के ऊपर किसी प्रकार का आगजनी, किसी प्रकार का हमला दिखाई पड़ सकता है। कोई बड़ा साइबर अटैक भी होगा इस ड्यूरेशन में और चाइना के क्षेत्र में इंटरनेट बैन रहने का योग है। इंटरनेट की क्राइसिस भी हो सकती है इसी ड्यूरेशन में कुछ क्षणिक समय के लिए। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में चर्चित पॉलिटिकल पार्टी अलग हो सकती है, गठबंधन टूटेगा और इसी बीच में दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में उपद्रव का योग है। किसी प्रकार से जनता का आक्रोश का योग दिखाई पड़ रहा है। 11 अक्टूबर से 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में बंगाल में सेना एक्टिवेट होने का योग है। इंडिया चाइना के संबंध में क्या नया मोड़ दिखाई देता है? देखिए, इंडिया और चाइना का अगर प्रसंग का बात किया जाए तो एक बड़ा अच्छा मुझे प्रसंग याद आ जाता है। अभी न्यूज़ चैनल में बैठा हुआ था तो हमारी डिबेट हो गई एंकर के साथ ही, क्योंकि एंकर ऑफ द कैमरा नहीं मानते ज्योतिष को और ज्योतिष का प्रोग्राम कर रहे थे। हालांकि खैर वो बात अलग है। अभी इंडो चाइना को लेकर के बात किया जाए तो शी जिनपिंग जी की कुंडली मैंने कुछ दिन पहले तैयार की। अच्छा।
तो जिनपिंग जी की कुंडली जब मैंने तैयार की थी तो मुझे उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की निकली थी। अगर भारत और चाइना 60 गांठ बना के चलता है तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत अधिक संभावना है कि 60 गांठ अभी 2027 के बाद खराब रहेगी। 2027 तक चीज़ें ठीक है, 2027 के सितंबर के बाद किसी प्रकार के युद्ध की संभावना भारत और चीन में हो सकती है। क्या किसी बड़े भूकंप या समुद्री आपदा की अगर मैं बात करूं तो अभी चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं आपको? बहुत बड़ा चांस अभी नहीं दिखाई पड़ता है भारत के अंदर तो, लेकिन कह सकते हैं कि बाढ़ आदि आना एक आम बात है, लेकिन बहुत बड़ा कोई ऐसा क्षति दिखाई नहीं पड़ता। भारत की राजनीति के अंदर कोई ऐसा चेहरा जो एकदम उभर कर सामने आने वाला है, क्या लगता है? झारखंड से जयराम महतो। झारखंड से जयराम जयराम महतो। हाँ। ऐसा क्यों? उनकी कुंडली का एनालिसिस एक बार कर रहा था मैं। अच्छा। तो केंद्र की तरफ किसी प्रकार का रुख दिखाई पड़ रहा था। असम से भी हैं, असम से शुभेंदु अधिकारी, असम से हैं, असम से हेमंत विश्व शर्मा जी। अच्छा। केंद्र की तरफ रुख ले सकते हैं, ऐसा योग दिखाई पड़ता है। बिहार को लेकर क्या लगता है? अभी बिहार के अंदर उथल पुथल देख रहे हैं, भरत तिवारी हाँ। एनकाउंटर हुआ, बहुत इनकाउंटर सवाल नहीं खड़े है हुए। वो, इनकाउंटर नहीं है वो, तो हत्या हो गया उसका लगता है मुझे। लाइव था वो। हाँ लाइव था। बताइए कोई व्यक्ति अगर अपना हथियार डाल दे, अगर कह रहे हैं मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का हत्या कर देंगे आप उसको गोली मार देंगे। और गोली मार करके भी आप उसको, सुनने में आया कि आधे घंटे तक अस्पताल, एम्बुलेंस भी नहीं आया, उसको कोई प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी गई, फर्स्ट एड नहीं दिया गया। साफ है कि उद्देश्य हत्या करना था। तो सम्राट चौधरी के राज में जंगल राज आ नहीं गया एक बार फिर से? कह सकते हैं, लेकिन ये दादागिरी है एक तरीके से, तो गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ये तो जांच का विषय है। अब हालांकि किसी खास व्यक्ति को, किसी खास नेता को टिप्पणी के अंदर क्यों लें, क्योंकि अब देश दुनिया में इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन किसी खास नेता पर शिकंजा कसना सही नहीं है। पर जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है, उन लोगों को पकड़ करके उनके साथ जो भी हमारा न्याय सिस्टम कहता है उसके हिसाब से एक्शन होना चाहिए। सम्राट चौधरी पर भी बहुत भविष्यवाणियां हुई कि सीएम तो बन गए लेकिन लंबा नहीं टिकेंगे। क्या यहाँ से उल्टी गिनती शुरू होती है उनकी? मैंने ये भविष्यवाणी नहीं करी कि उनकी उल्टी गिनती शुरू होती है। मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार हटेंगे, सम्राट चौधरी बैठेंगे। तो सम्राट चौधरी का वक्त अब खराब नहीं होता दिख रहा? ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता। उनकी कुंडली आपको प्रबल लगती है? अभी प्रबल कुंडली है उनकी, अभी तो चलेंगे सम्राट चौधरी। ये टीआरपी लेने के लिए मैं कह रहा हूँ ना, लोग टिप्पणी देते हैं दूसरों के लिए। मुझे ही चैनल में कह रहे थे कोई कि हमें तो लंबा चलना है सुमित जी, आपके जैसा हम थोड़ी भविष्यवाणी करते रहेंगे। तो लोग बिना मतलब का टिप्पणी कसते हैं। जिनका नाम चल रहा है उनके विरोध में बोलना बड़ा आसान है, उनके विरोध में बोलिए और टीआरपी पाइए। अभी आखिर आपने भी पॉडकास्ट के कुछ क्वेश्चन तैयार करा है, जो लोग मेरे विरोध में बोलते हैं उनको ही देख करके आपने क्वेश्चन तैयार करा पॉडकास्ट में जी। तो कहीं ना कहीं से लोग कहते हैं ना कि रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो विरोध में बोलना शुरू कर दो। तो अगर जो आज आप भविष्यवाणियां कर चुके हैं, अगर ये गलत होती हैं तो क्या ज्योतिष की व्याख्या बदलनी पड़ेगी? देखिए भविष्यवाणियां, आज तो मैंने पुरानी भविष्यवाणियों पे टिप्पणी दी है। हाँ, कुछ हमने करी भी है, और कुछ करी जो है। हाँ, देखिए भविष्यवाणियों का आधार गणना है, हाँ, कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन जिस पद्धति से मैं कर रहा हूँ अमूमन तो सही जा रही है। तो मैं तो कभी भी नहीं कह रहा कि मैं कोई दिव्य वाणी से बात कर रहा हूँ कि ये सही होंगी, लेकिन अमूमन सही रहती हैं। और जो पद्धति है उस पद्धति का मैं तो प्रचार करूंगा, मैं सिखाऊंगा लोगों को कि भैया इस पद्धति से मैं करता हूँ। और किताब भी मेरी अब लगभग तैयार है। पहले भी 5 किताबें पब्लिश मैंने करी, अब एक और किताब मैं पब्लिश जल्दी करने वाला हूँ भविष्यवाणियों के ऊपर, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है लोगों को पद्धति सिखाना। अब बताइए मेरी भविष्यवाणियों का चार्ट देख के लोग क्या कहते हैं, खिचड़ी पका रखा है ग्रहों का। कौन खिचड़ी पका रखा है? आपको देखना नहीं आ रहा है। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा समझ में आती है, उसके सामने आप फारसी भाषा में लिखा हुआ एक दस्तावेज रख देंगे तो वो देख के ये कहेगा कि खिचड़ी पका हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है इस पर, कोई बच्चा लिख के ऐसे उंगली चला के गया है। कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर उसे दिखाई पड़ रहा है ना, उसे भैंस दिखाई पड़ रहा है। तो बात वो है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको वो गणना की पद्धति सीखनी है और वो सिखाना जरूरी है, नहीं तो लोगों को लगेगा खिचड़ी है। मेरी गणना पद्धति में सुनिए, मेरी गणना पद्धति में क्या है, एक कुंडली में लोग, बच्चे जब कुंडली बनाना सीखते हैं क्या सीखते हैं, 12 घर बना लो। और 12 घर बना के 9 राशियां, 12 घर बना लो, उस पे 9 ग्रहों को बैठा दो, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, उसी पे खेलना है, वही कुंडली है। इतना ही जानते हैं। कभी मेरे घर आइए, मेरे गुरुकुल में आइए, आपको पूरी एक लाइब्रेरी मिलेगी
केवल ज्योतिष की किताबों से भरी हुई। आप एक भी किताब आपने पूरी पढ़ ली हो तो कहिएगा। तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, पूरे सिद्धांत हैं, तो ज्योतिष उतना संकुचित नहीं तो है, इस आप पे कौन शोध सी होता विद्या है। को मानते हैं? पाराशर मानते हैं, जैमिनी मानते हैं, केपी मानते हैं? किस विद्या को आप सबसे ज्यादा मानते हैं? देखिए, क्योंकि पाराशर सब पर मैं ही सब सबको आधारित मैं है। सबको मानता हूँ, सबको मानता हूँ, क्योंकि सारे सिद्धांत सही हैं अपने अपने जगह पर। और साथ में गुरु परंपरागत भी मानता हूँ, साथ में मैं नारद पुराण की भी विद्याओं को मानता हूँ, मैं रामायण से भी ज्योतिष निकालता हूँ, अच्छा। और साथ में शिव पुराण में भी ज्योतिष का उल्लेख आपको मिल जाएगा। अमूमन लगभग पुराणों में आपको ज्योतिष का उल्लेख मिलेगा, तो पुराणों को भी नहीं नकारेंगे। मैं केवल ऋषि मुनियों का नाम क्यों लूं, मैं पुराणों को भी यहाँ पर रखूंगा सामने। तो ज्योतिष जहां भी इस विषय की बात की गई है, रावण संहिता में भी ज्योतिष, लेकिन रावण संहिता नहीं पढ़नी चाहिए। जहां भी ज्योतिष का विषय के बारे में बात किया गया, लगभग सब जगह सिमिलर ही चीजें मिलती हैं आपको। पद्धति का थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अगर एक जगह एक बात आ रही है, दूसरी जगह वही आएगी। जो चीज आपकी कुंडली में है, वही चीज आपके हस्तरेखाओं में भी आएगी, वही चीज आपके ललाट पे भी आएगी, वही चीज आपके वास्तु में भी आएगी। तो हर जगह एक ही चीज चल रहा होता है, जो भविष्य होने वाला है वो सब एक ही बात बताएगा। चाहे वास्तु वाले से पूछिए, चाहे आप हस्तरेखा बस वाले से देखना पूछिए, आना चाहिए आपको। देखना आना चाहिए, सबकी बातें एक जाएंगी। अच्छा जी, बस 2-3 सवाल और अब इस पॉडकास्ट में। कॉकरोच जनता पार्टी, जी। हमने देखा उसने बहुत कम दिनों में करोड़ों जेंजी को अपनी तरफ बना लिया, फॉलोअर्स लगातार बढ़े, जेंजी दीवाना हो गया। हमने देखे उसके प्रोटेस्ट के अंदर जेंजी लगातार पहुंच रहा था। इनकी कुंडली में आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये कुछ महीनों का है या ये एक लंबी राजनीतिक ताकत बन सकता है? देखिए, ये ताकत बनने का इसमें पोटेंशियल है, अच्छा। लेकिन अधर्मी पार्टी रहेगी, ये धर्म के विरोध में काम करेगी। इनकी कुंडली का मैंने अध्ययन किया था, मैंने लाइव भी डाला हुआ था कि कुंडली इनकी इस प्रकार से है। तो अधर्मी काम करने वाली ये पार्टी बनेगी, ठीक पार्टी नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड है या ग्रह ऐसे कुछ बता रहे हैं कि 2029 की जो राजनीति है उस पर ये असर डाल देगी सीजेपी, वोट कटवा, जेंजी को अपनी तरफ कर लेगी? नहीं वोट कटवा जिसको कहते हैं हम लोग, अच्छा। वोट काटने का काम करते हैं जो लोग, हाँ। तो उस तरीके का रहेगा। कोई खास सीट वीट लेती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। इनकी जो मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इनकी कुंडली में पद परिवर्तन या राजनीतिक चुनौती के संकेत ऐसे दिखाई देते हैं जिसके चलते ये इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि जेंजी लगातार डिमांड कर रहा है सीजेपी पार्टी के साथ मिलकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे? नहीं। श्योरिटी आपकी? मुझे तो ये तो लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो टिके रहेंगे, इस्तीफा तो नहीं देंगे। चलिए, एक तो आपने प्रेडिक्शन ऐसे कर दी कि ये नहीं होगा वरना अभी तक आप यही सब था कि क्या होने वाला है। हाँ। चलिए, थोड़ा सा एक छोटा एक रैपिड फायर आपसे कर लेते हैं। हाँ। गोल्ड या स्टॉक मार्केट? गोल्ड। इंडिया या चाइना, कौन राइज करेगा? देखिए, मन तो कहता है इंडिया, राइज कर रहा है चाइना। डॉलर मजबूत होगा या गिरेगा? मजबूत होगा। ऑयल सस्ता होगा या और महंगा? महंगा वर्ल्ड वार होगा। ग्लोबल? ग्लोबल, हाँ ग्लोबल। भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं? बहुत लेट है। एआई वरदान है या अभिशाप है हमारे लिए? दोनों। अगले 5 साल दुनिया के सबसे कठिन साल होंगे, यस और नो? यस। किस नेता की कुंडली सबसे ज्यादा मजबूत आपको लगती है? मोदी जी, योगी जी, मोदी जी। किस नेता की कुंडली सबसे ज्यादा कमजोर भी लगती है? फिर तो वो नेता रह ही नहीं गए, केजरीवाल, राहुल गांधी। सबसे लकी मुख्यमंत्री? सबसे लकी, हाँ। देखिए सब मेहनती हैं, और सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पता नहीं सरकार गिर ही सकती है। कहाँ चर्चा में थे 2025 में, उतनी चर्चा नहीं थी उनकी। 2024 में कोई जानता नहीं था। देखिए, हमें तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, लेकिन हमें भी ऐसा लगता है कि शायद कुछ बड़ा बदलाव दिखेगा बिहार में। इस पर चर्चा हम जैसा करेंगे। दिखे, अब इसके ऊपर तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे अनलकी मुख्यमंत्री भी बता दीजिए। अनलकी मुख्यमंत्री? हाँ। केजरीवाल। लेकिन दिल्ली के लिए तो लकी रहे थे। अब जो रहे हो। चलिए, आखिर में मैं आपसे एक ऐसी रेमेडी भी जानना चाहता हूँ जो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो। कौन सी रेमेडी आप देना चाहेंगे? मुझे किसी को ना करोड़पति बनाना है ना कुछ ऐसा, मैं चाहता हूँ लोगों के ना लाइफ के अंदर ठीक है, मैं मोटिवेशन बताता हूँ। मिले। देखिए, बहुत जरूरी है रात को सोने से पहले अपने पसंद की देवी का, जो भी देवी आपके अधिष्ठात्री हो, जिनको मानते हो, दुर्गा जी का ही पकड़िए, दुर्गा जी का कवच सुन के सोइए। अगला दिन जबरदस्त जाएगा आपका। अच्छा। अगर खराब गया तो ये समझिएगा कि बहुत बड़ी व्याधि थी जीवन में, जो उसी दिन कटी है, और 15 दिन तक फिर
आपको सुनते रहना है, वो व्याधि कटती जाएगी। और हमेशा ये रूटीन बनाइए कि सोने से पहले दुर्गा कवच सुन के सोना है। कवच रक्षा करता है, जो धन आपके पास है उसका रक्षा करता है, जो आपने इज्जत कमाया है उसका रक्षा करता है, मान प्रतिष्ठा का, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, घर का। कहते हैं ज्ञात्वा प्रारब्धे कुर्वीरता न कुर्वाणो विनश्यति। आपका किया हुआ कोई विनाश नहीं कर पाएगा, आपकी कही हुई बात कोई टालेगा नहीं। केवल दुर्गा कवच रात को सोने से पहले सपरिवार सुन के सोइए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, सबको करनी चाहिए। एक छोटा सवाल जो छूट गया था, एक कमेंट था वो जेंजी की तरफ से जी। कि गिफ्ट की जब बात आती है कपल्स में, क्या वॉलेट गिफ्ट करना सही है या गलत है? अगर करते हैं तो क्या परेशानी आती है? देखिए, वॉलेट गिफ्ट करना तो चाहिए। अच्छा। हाँ, मैं तो ये मानता हूँ चाहिए वॉलेट गिफ्ट करना, वॉलेट में कुछ भर के अच्छा। गिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि पहले भी ये रहा है, जब भी किसी कन्या का भी विवाह होता है हाँ। तो कई लोग पर्स गिफ्ट करते हैं, उनको भरा हुआ पर्स गिफ्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं से किसी को कोई गिफ्ट देना, दान देना बढ़िया बात होती है। लेकिन कुछ खास गिफ्ट हैं जो नहीं देने चाहिए। वॉलेट में मना नहीं है, लेकिन जूता गिफ्ट नहीं करना चाहिए, संबंध खराब होता है। अच्छा। आपको किसी को भगवान की फोटो गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा। भगवान की मूर्ति लोग अक्सर गिफ्ट कर रहे हैं, फोटो गिफ्ट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। भगवान किसी कारण से आपके घर आए थे और आप उनको किसी को दे रहे हैं, वो गलत बात है। भगवान का अपमान हुआ। भगवान आपके हाथ से उसके घर चले जाएंगे, आपके यहाँ से निकल गए। साथ में कभी भी किसी को परफ्यूम का गिफ्ट नहीं करना चाहिए। आप परफ्यूम, इत्र आदि का गिफ्ट करते हैं तो आपके जीवन से लग्जरी जाती है और आप स्ट्रगल को झेलते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, अगर किसी की शादी हुई है, महिला की नई शादी हुई है या विदाई हो रहा है, विदाई के समय देना है, तो आप ये सारी चीज़ें, सुहाग की सारी चीज़ें, श्रृंगार की सारी चीज़ें दीजिए। लेकिन श्रृंगार का सामान ऐसे गिफ्ट नहीं करते रहना चाहिए। अच्छा जी, पॉडकास्ट में रेमेडीज तो आपने लास्ट में दी थी, लेकिन जो पूरा पॉडकास्ट था बहुत मजा आया। बहुत मजा आया सच में। सवाल वो थे जो आपके ऊपर खड़े लगातार क्वेश्चन मार्क बन रहे थे। पॉडकास्ट तो आपके साथ बहुत कर लिए, लेकिन इस पॉडकास्ट का मोटिव यही था कि लोगों को सच्चाई बताई जाए, और शायद वो हम पूरी कर चुके हैं। जी, थैंक यू सो मच, आप आए, अपना टाइम दिया, बहुत मजा आया। धन्यवाद। नमस्कार सर।